हैं प्रोग्राम जिसका नाम है इंडस मिर्ची। आज का समा है ऐसा जैसे हो बहार, एक बार फिर से खींच लाए हैं मुझे आप सबका प्यार। मुस्कुराहट और प्यार फैलाना यही है हमारी रीत। मैं हूँ आपकी होस्ट महरुख रशीद। जी हाँ, और जी उसके साथ ही साथ आपको तो पता है कि शोबीज की दुनिया के हवाले से बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो हमारी कोशिश होती है वो आप तक पहुंचाएं। बहुत सारी इस तरह की बातें हैं जो टॉप सीक्रेट हैं, जो कि किसी को नहीं पता, मगर आप जानना चाहते हैं अपने फेवरेट हीरो या हीरोइन की बहुत सारी इस तरह की बातें। बिल्कुल, क्योंकि जब आप फैंस बन जाते हैं उन लोगों के, उनकी अदाकारी आपके दिल को छू जाती है, तो आपका भी दिल चाहता है कि बिल्कुल आप उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी तो जाने, उनकी लाइफ में कोई टेंशन तो नहीं है। अगर टेंशन है तो बिल्कुल आप सब जो है वो प्रे भी करें उनके लिए, और भी बहुत सारी इस तरह की चीजें। और अगर कोई इस तरह का खुशी का दिन है जो उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा खुशी का दिन है, तो आप उन्हें मुबारकबाद दें, इस तरह की कांग्रेचुलेट करें। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है, किसी की बर्थडे होती है, किसी की शादी होने वाली होती है। इस हवाले से भी बिल्कुल आपको जानने की पूरी 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 आप कोशिश कर रहे होते हैं, और बिल्कुल आपका हक भी है। और अगर आप किसी भी अदाकार के फैन होते तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो है वो डेट ऑफ बर्थ है उनकी, और किस दिन जो है वो उनकी बर्थडे है, किस दिन उनकी मैरिज सेरेमनी है, कौन सी पार्टी कहाँ पर हो रही है, आज वो कहाँ पर है, फेसबुक पर क्या उन्होंने अपलोड किया है स्टेटस, इस हवाले से बिल्कुल सारी बातें। बिल्कुल जी, आज का जो प्रोग्राम है उसमें तो बिल्कुल हमेशा की तरह होगा सेगमेंट है। सेगमेंट में हम आपको बताएंगे डिफरेंट, सबसे पहले न्यूज के हवाले जो कि होती है हमारी चटपटे मसालेदार से खारेदार वाली खबरें होती हैं। जी हाँ, और आज मैं आपको मुख्तलिफ किस्म की खबरें बताने वाली हूँ, मगर उसमें थोड़ी सी सैड न्यूज भी हैं, और बहुत सारी ऐसी न्यूज हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी भी हैं, बहुत ज्यादा आपको हैप्पी भी करेंगी। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ शत्रुघ्न सिन्हा के हवाले। जी हाँ, बिल्कुल, ये सियासतदान भी हैं, और सियासतदान के साथ साथ ये अदाकारी भी इन्होंने की है। बिल्कुल भारतीय अदाकार हैं शत्रुघ्न सिन्हा, और उसके साथ ही साथ ये अमिताभ बच्चन के बहुत ज्यादा करीबी दोस्त भी हैं। बिल्कुल, तो जाहिर बात है अगर कोई किसी का दोस्त होता है तो उसको उसकी लाइफ के हवाले से पता होता है कि जी वो किस तरह के हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, किस तरह से वो बात करते हैं, कहाँ जाते हैं, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बिल्कुल इसी तरह से, और अगर किसी की अच्छी नेचर होती है तो आपको पता चल जाता है ये जो मेरा दोस्त है इसकी अच्छी नेचर है। बिल्कुल इसी तरह से जी इसमें यही कुछ है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया, और इसमें उन्होंने ये बताया कि मैं चाहता हूं अमिताभ बच्चन जो है वो भारत के सदर बन जाएं। जी हाँ, आप लोग भी हैरान हो गए, हाँ ऐसा? जी हाँ, बिल्कुल उनकी आदत, उनके रवैये और उनकी ईमानदारी से काम करने की वो जज्बा और वो जिद्दोजहद को देखकर उन्होंने कहा कि जी अगर ये भारत के सदर बन गए तो बहुत कुछ बदल जाएगा और बहुत अच्छा काम करेंगे अपने भारत के लिए। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह से। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इन दोनों ने बहुत सारी फिल्म साथ में भी की हैं, बहुत सारी फिल्म मुझे याद आ रहा है, हाँ, जैसे काला पत्थर है, और दोस्ताना फिल्म है, शान फिल्म है, ये वाली फिल्म इन दोनों ने एक साथ की हैं, करीबी दोस्त भी रहे हैं, और साथ साथ फिल्म भी दोनों ने एक साथ की हैं। और इसी के साथ साथ इन्होंने ये सोचा है और लोगों को भी बताया, मीडिया को भी बताया कि मैं चाहता हूं कि अमिताभ बच्चन भारत के सदर बन जाएं, और देखते हैं कि इनकी इस जो इनकी फीलिंग्स हैं इनमें कितनी सच्चाई है, और क्या इनकी जो फीलिंग्स है, इनकी जो बातें हैं वो सच हो पाएंगी, या फिर बस ऐसी ही थी, या उनका दिल रखने के लिए ये सारी बातें की गई थी। खैर जी, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं, इस तरह की बहुत सारी शोबिज़ की दुनिया में भी बहुत सारी न्यूज हैं कि जो आप अदाकार हैं बाद में आप उनको पॉलिटिक्स करते हुए देखेंगे, वो पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि होगा तो होगा क्या। बिल्कुल, अब एक काम करते हैं, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की जान। अच्छा वैसे व्यूअर्स, आपने तो देखा होगा आप लोग घर पे पार्टीज करते हैं, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो जाहिर बात है पार्टीज करते हैं। अगर पेपर्स में आपके अच्छे मार्क्स आ जाए तो आप पार्टीज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर शोबिज़ की दुनिया के हवाले से बात हो जाए तो वहाँ की हीरोइंस या फिर हीरो जो हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं, वो बिल्कुल उनकी कोशिश होती है कि अगर कोई भी फिल्म अगर कामयाब हो गई है, बहुत सारा बिजनेस कर रही है, तो एक बड़े पैमाने पर पार्टी करें, या फिर वो किटी पार्टीज भी होती हैं, या फिर इसके अलावा ये भी होता है कि छोटी इस तरह की पार्टीज होती हैं। नाइट वाली पार्टीज आपने देखा होगा कि नाइट पार्टीज होती हैं, उसमें अपने दोस्तों को बुलाना, बस म्यूजिक ऑन होता है, फिर उसके बाद ये जा वो जा, कहाँ से डांस, कहाँ से किसी को अगर डांस का क्या कहते हैं, डांस का डर भी नहीं पता ना, तो वो भी डांस करने लगता है। बिल्कुल इसी तरह से हुआ है करीना कपूर के घर पर। बिल्कुल
करीना कपूर जो है वो किसी बात से खुश होकर उन्होंने घर पर पार्टी रखी और नाइट पार्टी थी। उसमें उन्होंने जो म्यूजिक तेज लगाया, इतना लाउड इतना लाउड इतना लाउड कि जी जो पड़ोसी थे वो बेचारे सो रहे थे इतने आराम से, डर ही हो गया। फिर बाद में उन्होंने तंग आकर पुलिस को कॉल कर दी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा इनकी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से हुआ। फिर पुलिस जो है वो उनके घर पर आई। करीना कपूर थी और भी सोनम कपूर भी, उन्हें भी उन्होंने अपने घर पर बुलाया हुआ था। ना सिर्फ वो बल्कि करिश्मा कपूर भी थी, सैफ अली खान भी थे, उन्होंने भी देखा और किसी तरह से जो है वो पुलिस वालों से बात वगैरह करके मामले को ठंडा करवाया। रिजल्ट इसका क्या निकला? सिर्फ यही निकला कि पार्टी जो है वो देर तक चलने वाली थी, वो उसी वक्त खत्म हो गई। तो ये चीजें होती हैं। तो कुछ इस तरह की मजेदार बातें भी होती हैं, कुछ इस तरह की सैड वाली बातें भी होती हैं। इस तरह के मामलात और इस तरह की सिचुएशंस भी आती हैं एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं, जो बड़े पर्दे पे आपको नजर आती हैं उनकी लाइफ में। अच्छा जी, और उसके साथ आपने देखा है कि अगर किसी और मुल्क का अदाकार है वो इस मुल्क में आना चाहता हो और यहाँ पर आके अपनी अदाकारी के जौहर दिखाना चाहता हो, तो क्या यहाँ के जो लॉलीवुड है या जो भी पूरे जितने भी मीडिया है वो लोग उन्हें क्या आने की परमिशन देंगे? जैसे पाकिस्तानी अदाकार अगर भारत में जाते तो वहां पर तो उन्हें परमिशन मिल जाती है और वहां पर वो बहुत अच्छा नाम भी कमा रहे हैं। फवाद खान हो गए और भी बहुत सारे इस तरह के अदाकार हैं जो कि आपको पता है। बिल्कुल इसी तरह से वहां के जो यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं रजा मुराद, वो कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान आए। ना सिर्फ मतलब पाकिस्तान आए, अपने साथ वो अपनी अहलिया को भी लेकर आए और यहाँ पर आके उन्होंने सोचा जब इतना वक्त यहाँ पर गुजारा है, वहां पर गुजारा, जब यहाँ पर थोड़ा बहुत वक्त गुजार ही रहे हैं तो क्या करें, एक काम करते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो फिर जो उनकी अहलियां हैं, जाहिर बात है उन्हें तो पाकिस्तान से शॉपिंग करनी ही करनी थी। उन्होंने ये कपड़े लिए, ये लिया, वो लिया, सारे कुछ लेके ना, जो उन्होंने जब अपनी जेब देखी तो ओहो ये तो खाली हो गई। तो जब उनकी जेब खाली हो गई तो उन्होंने सोचा जी पाकिस्तानी जो है वो बिल्कुल यहाँ की फिल्मी दुनिया में अगर हम आ जाएं, और पाकिस्तानी बिल्कुल प्रोडक्शन हाउसेज में भी ये गए। वहां पर इन्होंने कहा कि मैं भारत का अदाकार हूँ, मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ। फिर इन्होंने कहा, इन्हें जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो इन्होंने मीडिया से कहा कि जी मेरी कोशिश थी मैं पाकिस्तान में आके यहाँ पर कुछ जो है वो अदाकारी के जौहर दिखाऊं और इसके साथ साथ यहाँ के ड्रामों में काम करूं, यहाँ के फिल्म में काम करूं, यहाँ पर भी मुझे भी पजीराई हासिल हो। मतलब कहने के दुख थोड़ा सा इस बात का है कि किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। वैसे जी रिस्पॉन्स जरूर देना चाहिए था, हो सकता है कि वो ठीक इंसान के पास ना पहुंचे हों, होता है ना, जैसे आपकी लक की बात भी होती है। मगर अब इन्होंने ये किया कि जब ये वापस भारत जा रहे थे तो वाघा बॉर्डर वहां पर खड़े हुए मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने और इनकी अहलिया ने कहा कि पाकिस्तान में आने के बाद मुझे इतना 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 सारा प्यार मिला, यहाँ से हम अपना नाम और भी ज्यादा रोशन तो नहीं कर सके मगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पर इतना सारा प्यार मिला जो कि हम समेट कर अपने मुल्क लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो भी अहलिया जो है वो भी बहुत ज्यादा खुश थे। और मैं आपको बता दूं, भारतीय चैनल तेलुगु ये वाला जो चैनल है वो म्यूजिक चैनल है और यहाँ की जो एंकर पर्सन है, जो वीजे हैं, बिल्कुल नरेशा जिनका नाम है, नरोशा जो है वो नरोशा चौधरी उनका फुल नेम है। और वो जब बिल्कुल अपना प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती हैं, बहुत अच्छा जो है वो एंजॉय करवाती हैं अपने व्यूअर्स को। बिल्कुल इसी तरह से एक बार क्या हुआ, अगर उनकी सीक्रेट लाइफ के हवाले से बात की जाए, उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से थोड़ी सी रोशनी की डाली जाए तो उसमें आपको बताऊंगी कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है। जी हाँ, वो क्यों? क्योंकि जी उनकी उसमें जब बहुत ज्यादा हमने फोकस किया तो हमें ये पता चला कि जब वो वीडियो कॉल पर बात कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो कोई होता है ना कि आप दोनों की एक कोई तकरार हो जाती है, अच्छा ये क्या, बस अब तो मैं अपने साथ क्या करती हूँ, ये गुस्सा तो मैं अपने ऊपर उतारूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, इस तरह से होता है। बिल्कुल इसी तरह से कोई इस तरह की तकरार हुई जिसकी वजह से नरोशा ने उसका गुस्सा अपने ऊपर निकालने के लिए बिल्कुल वीडियो कॉल अभी कंटिन्यू ही था, मतलब वीडियो कॉल ऑन था, उसे ऑफ किए बगैर वो जल्दी से उन्होंने अपने गले में फंदा लगाया और खुदकुशी कर ली। बिल्कुल जी इसी तरह से हुआ है। और अफसोस की बात तो है, मगर इस तरह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आपकी किसी से तकरार हुई है तो आप अपनी जिंदगी लें, इस तरह की जिंदगी बिल्कुल भी अपने साथ इस तरह का कुछ नहीं करना। नेक्स्ट न्यूज जो है, न्यूज तो ये हो गई जो मैंने आपको इतनी सारी बताई, तो एक काम करते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ, एक रिसर्च कह लें, एक हाँ रिसर्च क्या है, ठीक है ना जी, ये रिसर्च के हवाले से मैं बिल्कुल आपको बताने वाली हूँ। क्या आपने देखा है कि ये वैसे तो रियल वर्ल्ड है, दुनिया है, मगर इसमें कुछ इस तरह के लोग भी
हैं जो कि दूसरों को फरेब की दुनिया में रखना चाहते हैं, उनके साथ जालसाजी करना चाहते हैं। बिल्कुल इस तरह की भी दुनिया है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी दुनिया है तो कौन सी है? जी हाँ, जैसे आपको पता है कि सोशल मीडिया है, उसमें फेसबुक है, ट्विटर है। इसमें क्या होता है, ज्यादातर यही होता है कि आपकी जो पिक है, अगर आप ठीक से नहीं देखते हैं, आपकी आंखें भैंगी हैं, या मतलब कोई भी चीज है, आपका हाथ ठीक से नहीं काम करता, या आपको ठीक से नजर नहीं आता, कान से सुनाई नहीं देता, बाल जो है वो अब गंजे हैं, तो उसमें क्या होता है, सोशल मीडिया में आप अपने नकली बाल लगाकर और ये मूंछें बड़ी बड़ी लगाकर वो रखकर और इस तरह से चेंज कर लेते हैं। अगर कुछ लड़कियां हैं वो भी अगर ठीक नहीं दिखती, उनका कॉम्प्लेक्शन खराब है थोड़ा, तो वो भी अपने ऊपर बहुत ज्यादा उसमें ना वो कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर जो और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, या तो फिर किसी अदाकार की जो है वो पिक लगा ली जाती है फेसबुक पर, आपने देखा होगा ट्विटर पर, या फिर कोई और किसी लड़की की गूगल पे सर्च करके अपनी तस्वीर जो है वो डीपी बनाकर लगा दी। इस तरह से तो बिल्कुल होता है। तो इसी तरह से जी सोशल मीडिया में लोग क्या करते हैं, वो जालसाजी करते हैं, पब्लिसिटी कुछ लोग करते हैं, तो वो तो फिर भी थोड़ा बेहतर है, मगर उन्हें क्या हो गया, एक तरह से सेल्फीज जैसे लेना, ये उनका जुनून बन गया है। सेल्फीज लेना बहुत अच्छी बात तो है, मगर ज्यादा अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा ओवर हो जाए, फिर अखबार में हो जाए, तो वो ज्यादा अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल इसी तरह से जो एक तरह से एक रिसर्च है वो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी, उसमें ये था कि अगर आप जो है सेल्फीज लेना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, हर एक मोमेंट की, यहाँ पे खा रहे ये सेल्फी ली, और ये ब्रश था ना ये सेल्फी ली, ये बाल यहाँ पे आ गया ओह सेल्फी ले ली, और मुंह में ये निवाला फंस गया ये भी सेल्फी ली, गिर गए तो भी सेल्फी ली। इस तरह ये बहुत सारी है, नए कपड़े लिए हाँ ये वाली सेल्फी ली, और जो है वो बस में लटके हुए उसमें भी सेल्फी ली। आपको पता है इस तरह की चीजें हैं। और आपने सुना भी होगा कि एक मैंने न्यूज ये भी पढ़ी थी कि उसमें ये था कि वो ट्रेन पर चढ़ी थी, ट्रेन की छत पर एक लड़की, अब वो अपनी सेल्फीज ले रही थी, सेल्फीज लेते लेते वो समझ रही होगी ना, हम कहते हैं यहाँ पर हमारा फेस ठीक नहीं आ रहा, थोड़ा और थोड़ा करते करते उन्हें नहीं पता कि वो जो उसकी छत पैर से नीचे गिर गई, जाहिर बात है डेथ हो गई उनकी। वो क्यों? क्योंकि वो सेल्फी की वजह से उन्होंने यहाँ से ठीक आ रहा, यहाँ से ठीक आ रहा। और एक तरह से देखा जाए तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, जो लोग जो है उनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो अपने एबनॉर्मल हो सकता है अगर बहुत ज्यादा सेल्फीज लें, एक रिसर्च भी है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी ज्यादा सेल्फीज लेना, और लोग जैसे बहुत सारे लोग इस तरह के वो चाहते हैं कि वो अपनी तस्वीर अगर सोशल मीडिया पर लगाएं तो उनकी वो उस पर लाइक्स आए। आपने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो टूटा हुआ हाथ लेके लगाते हैं, उस पर लाइक्स आते हैं, यही लिखा आता है कि आप ठीक हो जाए, नहीं उस पर लाइक्स आ रहे हो, अरे वाह क्या बात है, इस तरह की चीज। तो मोस्टली कुछ दिनों पहले आपने ये भी सुना होगा कि डिसलाइक का भी ऑप्शन आने का कहा है, कि बिल्कुल उन्होंने कहा है कि डिसलाइक का ऑप्शन भी लगाएंगे, उसमें खैर वो देखेंगे आगे क्या होता है। उसके साथ साथ कमेंट्स भी देते हैं, अरे वाह नाइस पिक, यहाँ से जख्म हुआ है, नाइस पिक, इस तरह की भी चीजें। तो बिल्कुल यही सारी चीजें। और सोशल मीडिया में लोग कुछ लोग ऐसा करते हैं जैसे किसी और की दिखाते हैं, और फिर आपने देखा होगा बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जिनके रिश्ते भी इसी तरह से पक्के हुए हैं कि जी फेसबुक पर बात हुई, देखा भी नहीं है, फिर भी दोस्त है भाई, आपने नहीं देखा, आपकी बातें हो रही हैं, आप मजे से मिल रहे हैं, फिर एक बार मिले, ओह अच्छा मैं जिससे बातें करती थी वो ये था, एक काम करती थी वो मेरी मम्मी पहले क्यों हुई है, ऐसी बातें भी होती हैं। हर चीज की रिसर्च जो मैंने आपको बताई, तो इसमें आपको यही सबक मिलता है कि आप जालसाजी ना करें, जो आपके पिक है वही लगाएं, मगर कोई भी ज्यादा इतना फोकस करने की जरूरत नहीं, आपकी लाइफ में और भी बहुत सारे काम है, आप उसमें फोकस करें, वो ज्यादा बेहतर है। और जी बिल्कुल यहाँ पर एक काम करते हैं, बहुत सारी बातें होंगी आपसे अपकमिंग मूवीज के हवाले से भी बताऊंगी, बिहाइंड द सीन्स में भी बिल्कुल इस तरह की हॉलीवुड कुछ मूवीज हैं या कुछ बॉलीवुड की मूवीज उस हवाले से भी बिल्कुल आपको बताऊंगी। मगर यहाँ पर एक काम करते हैं, वी विल टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, देन वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, इसके साथ रहिएगा।
और मैं हूँ डॉक्टर आईरीन। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपकी जिंदगी खुशनुमा गुजरेगी। हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाव के लिए मुख्तलिफ किस्म की इक़दामात लेने की जरूरत है। एक इंसान से हाथ मिलाने से या उसके साथ खाना शेयर करने से इससे नहीं डेंगू फैलता। सेल्फ मेडिकेशन से बचिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। एक्सपर्ट्स के ओपिनियन पर अमल करें। एहतियात किचन के लिए तो स्पेशली ये है कि जैसे आप अपने बालों को बांध के रखें। तो देखते रहिए सेहत ऑनलाइन इंडस टीवी पे। वेलकम बैक। बिल्कुल व्यूअर्स, आप जैसे देख रहे हैं प्रोग्राम, इसमें तो आपको पता है, मैंने आपको कहा था हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा वो अपकमिंग मूवीज के हवाले से होगा। कौन सी मूवी में क्या हो रहा है ये सुनेंगे आप हमारी जुबानी, या फिर अगर हमारी जुबानी नहीं सुनेंगे तो कम से कम ऐसा तो जरूर करेंगे कि आप इसका ट्रेलर देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। कभी होता है कि जी घर पर अगर आप नेट पर सर्च करें आपको गूगल में कुछ मिल नहीं रहा, इस तरह से भी होता है। हमारी जो पहली मूवी है वो बॉलीवुड की मूवी है जिसका नाम है बेफिक्रे, जो कि रिलीज होने वाली है, सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली है 9 दिसंबर 2016 को। जिसके डायरेक्टर हैं आदित्य चोपड़ा और जिसके कास्ट जो है वो इसमें बहुत सारे लोग हैं, मगर उनमें से हीरो जो हीरोइंस जो हैं उस हवाले से मैं आपको बता देती हूँ। रणवीर सिंह है इसमें, अवानी कपूर है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसमें परफॉर्म करने की कोशिश की, पूरे अपने किरदार में ढलने की कोशिश की है। और एक तरह से ये रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म भी है, जी हाँ। और ये बहुत ज्यादा लाइट हार्टेड और दिल को छू जाने वाली ये कहानी है। और इसकी कहानी मैं आपको बताऊं कि इसमें ये है कि बहुत ज्यादा रोमांटिक है, कुछ इन दोनों की इस लव स्टोरी के हवाले से कुछ कहानी है, मगर जी इसको डिटेल में उन्होंने अभी तक इलाबोरेट नहीं किया, बताया नहीं है कि इसमें है क्या चीज। आखिर इन्होंने अभी तक रिवील ही नहीं की है बिल्कुल भी। बिल्कुल जैसे ये रिलीज होगी तो तब आप जरूर देख लेंगे इसमें हुआ क्या है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है और किस तरह हुआ है। बिल्कुल जी, इसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9 दिसंबर तक इंतजार करना है। 9 दिसंबर को बिल्कुल आप जा रहे हैं और सिनेमा घर में देखकर और फिर मुझे बताइएगा आपको कैसे लगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं इसका ट्रेलर और फिर उसके बाद वापस आएंगे, फिर नेक्स्ट जो हमारी मूवी होगी उसकी जानिब पड़ेंगे। नेक्स्ट जो मूवी है हमारे पास वो है कहानी की सीक्वल बिल्कुल स्टार्ट हो गई है और बहुत ही जोशो खरोश के साथ तैयारियां भी हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी इसके हिदायतकार के हवाले से सुजोय घोष जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस फिल्म को आगे लेकर चले, किस तरह से इसकी स्क्रिप्टिंग ये वो बहुत सारी चीजें। और आपको बता दूं इसमें जो है वो विद्या बालन थी और विद्या बालन के मध्य मुकाबल अभी और भी बहुत सारे इस तरह के जो अर्जुन रामपाल हैं वो अब इनके मध्य मुकाबल होंगे। तो बिल्कुल जैसे पहले आपको बताऊं कि जो ये मूवी जब रिलीज हुई थी तो उसमें ये हुआ था कि 2012 में जब ये रिलीज हुई थी तब जो बहुत ज्यादा बिजनेस किया था इस फिल्म ने, करोड़ों का फायदा हुआ इस फिल्म को। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अर्जुन रामपाल जो है वो भी अब इसमें आ गए और विद्या बालन ने क्या इसमें परफॉर्म किया है, क्या इनकी कहानियां, क्या इनकी बातें
में जी क्या बताऊं मैं आपको, जो सीक्वल जो है वो बिल्कुल जारी और सारी है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी इस तरह की चीजें जो कि आपको मैं बताऊंगी। और इसके साथ साथ अर्जुन रामपाल की कोई मूवी है, उसमें भी बहुत ज्यादा वो बिजी हैं आजकल, बहुत ज्यादा मसरूफ नजर आते हैं। तो एक काम करते हैं, जल्दी से देखते हैं और फिर उसके बाद वापस आते हैं। नेक्स्ट के मूवी के हवाले से मैं आपको बता दूं, जो कि हॉलीवुड की मूवी थी, 1 जनवरी 2010 को रिलीज हुई थी। एलियंस के ऊपर वो मूवी थी, अवतार नाम था उसका। उसके डायरेक्टर जो वो जेम्स कैमरॉन थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से इसे आगे लेकर गए। क्या इसमें परफॉर्मेंस दी है सबने, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे रियल एलियंस हैं। बिल्कुल वहां पर इसकी कहानी तो यकीनन आपको पता होगी, उसमें क्या हुआ कि बिल्कुल रियल एलियन वो लग रहे थे। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि इंसानों ने कुछ मास्क वगैरह पहना है, कुछ कॉस्ट्यूम वगैरह पहना है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था। अब आप भी जानना चाहते होंगे कि इस पर्दे के पीछे आकर किस तरह से ये लोग एलियंस बने थे, क्या मेकअप में हुआ था, क्या किस तरह से मेकअप किया गया था, किस तरह के कॉस्ट्यूम्स थे, क्या क्या चीजें हुई थी, अगर फंबलिंग हुई थी तो वो कैसे हुई थी, और किस तरह का पूरी लोकेशन कैसी थी, क्या बातें हुई थी, किस तरह से ये लोग तैयार हुए थे, कितना टाइम लगा था, ये बिल्कुल अभी हमें देखना है। मगर उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि बहुत ही ज्यादा हैवी बजट की ये मूवी थी। तो एक काम करते हैं ना, पर्दे के पीछे चल के देखते हैं उस लोकेशन पे कि क्या हुआ था। On this film, it's pushing the envelope. It's all just incredible and things that have never been done in filmmaking. I started writing the film in '95, and it had all the characters in it and creatures and settings, but at the time it turned out that it wasn't possible to do what I wanted to do. In 2005, Jam said, I think we're close enough where if we could push the technology and tell this story that we always wanted to tell. I got it out and dusted it off and read it and said, you know, that's not too bad a story. That'd make a movie that I'd want to go see. I've been in cryo for 5 years, 9 months, and 22 days. Jake's on a really interesting journey. Jake's a wounded former Marine, and he gets given the opportunity to go to Pandora. Your brother represented a significant investment. Since your genome is identical to his, you could step into his shoes. An avatar is a remotely controlled body, which is the DNA of the alien, DNA of me mixed together. You're placed into a link. Just relax and let your mind go blank. And my thoughts and personality is channeled into a synthetically grown avatar. Jake, can you hear me? A recon Marine in an avatar body. That's a potent mix. Run! I want you to learn these savages from the inside. I want you to gain their trust. Through a series of circumstances, he meets Nateri. You should not be here. There's something about this avatar that absolutely captures her attention. I need your help. He gets dropped into this situation, and you've just added a catalyst. Something's going to change. Haven't gotten lost in the woods, have you? Forget what team you're playing for? They've sent us a message that they can take whatever they want. But
will send them a message that this is our land. Well, we were creating an entire world. Mocap ready. And action! I think the thing that people need to keep very strongly in mind is that this is not an animated film. These actors did not just stand at a lectern and do a voice part, and then animators went off for the next 2 years and created the entire physicality of their performance. The most exciting thing is, it is my performance. This thing walks and talks and acts like me. It's my interpretation. Every nuance, every tiny bit of the performance that you see on the screen was created by the actors. They had to run, they had to leap, they had to fight, they had to do all the things that you see them doing in the film. And that's where the power of the performance comes from. It's not just we're capturing emotion, we're trying to capture what's the intent of the actor. Let's go! What CGI technology does is it replaces prosthetics. Actors can now play any character that's designed in the computer without going through hours and hours of makeup. And what we get is their performance coming through the CGI characters. Performance captures a technique where you try to capture the performance of an actor and translate it to a digital character. Prior to them even moving out into the performance capture world, we put the actors inside this giant sphere covered with lights, and we could photograph them and study their facial features and try to understand how to design their characters. This is great. And then you put an actor in a suit with markers on the suit. We put you in a spatial volume. Using a lot of cameras all around to record the motions of all the markers. The computer is creating a real-time moving skeleton of you. From that skeleton, you now can drive a computer-generated character. The intent is to capture the entire performance of the talent. We're recording tons of high-definition reference from all these different angles so that we can really get those subtle nuances. The part that we had to create during the making of this film was the facial image-based performance capture technology that allowed what the actors did to 100% translate to what you see the characters doing. So we came up with this idea that we would actually have a little boom, and on the end of that boom there'd be a little tiny camera, and it would image the face while the actor was working. What we're trying to do is take what the actor is doing emotionally in any given scene and to translate that into the characters. And we do that by using their muscles. It gives us a way to correspond emotion to what you actually see expressed in the character's face. It was a very, very exciting time where we realized that we had rounded that corner and that we had true human emotion captured and performed by a non-human character. But they sent me here to learn your ways. What are you saying, Jake? You knew this would happen? Yes. Basically, you got 190 infrared cameras looking down on you. There's nowhere to hide, so every take you have to be truthful. I think people expected the actors to find it more difficult, but we're always doing make-believe anyway, so pretending that nothing is everything is second nature to us. What about this one? Run! Don't run! Run! Definitely run! It takes you back to the old theater days, where you may just have one chair in the middle of your little black box theater, and you have to imagine everything that's going on around it. You've got to just let go of all of the things that you thought was supposed to happen and just do it. Let your imagination run. You get so deep into this world that you start hearing, seeing, feeling Pandora. That happened from day one that I walked on this set. I had to take everything I learned in training and apply it to my first day. It helps you detach from the fact that you're shooting a movie. You're able to really dig into your character. It's not animation. It's capturing the avatar version of Norm. Even though I'm big, 9 foot tall and blue, it's got my personality. It's got my soul. That's quite spectacular that a computer-generated image can do that. And that really surprised me. The door has just barely been opened on what's possible with this. One of the things that I'm always going to take with me is the fact that I was a part of a revolutionary experience in Hollywood. The movie will be done digitally. A lot of the live action component will still have some digital pieces added to it. Jim was able to push Weta to break down the traditions of standard visual effects where everything can be perfect.
and to make something imperfect, and that's what makes it cinematic. Incredible the scope of what we're doing because we're creating a new world of an unprecedented scale. This is going to another planet and living life on that planet and seeing what it would be like to be in these forests among these people. There's so many pieces that have to come together. A lot of the pieces individually would have been possible to do over the last several years, but to integrate everything into something this vast with this scope takes a whole nother level of thinking about how you're going to pull that off and what you really need to do to make it work. We just sit there at dailies with our eyes wide saying, I can't believe this. This is incredible. I've never seen anything like this before. Fire. If Pandora is to be a believable, unique world, the visuals alone cannot do that. The sound design has to be the complement to that. Working with Jim, he always focused on telling story, and all aspects of the film come to play there, and sound is a big component of that. I've been working on the film, creating sounds, building a library for the editors to cut the picture with, recording raw sounds, and with those sounds, creating new sounds so that while the sound that we've created may have originated from an animal or a helicopter or a jet fighter plane, we manipulate it in such a way that it becomes something unique to Avatar. This jungle is so saturated with colors and things floating in the sky that you've never seen before. It just gives license to use sound in such a way to bring this world to life and help tell the story by doing so. This movie is a tremendously large-scale film. And the music needs to have a feeling of emotion and epicness. I think that certainly was at the core of Titanic and is very much at the core of this movie. And it was important that James's score evoked that sense of music belonging as part of the culture. So there are two scores running simultaneously. It's just one score represents the Na'vi world of sounds, and then there's a traditional score on top of that to drive the film. The story is so original and really beautiful and epic. One of the things that I'm always going to take with me is the fact that I was a part of a revolutionary experience in Hollywood. Once you see the 3D, it blows you away. You're lost in the world. There's no screen anymore. We were always trying to push the envelope. This time we were trying to push the envelope, and it pushed back. And then we pushed harder. And it took a long time, because it doesn't look like anything you've seen before.